Hello, students, and welcome to the Wincare Academy, a leading commerce institute based at Bikaner. Last lecture, we had discussed the introduction part of the green shoe option under SEBI ICDR regulations. आज हम उसका detailed analysis करेंगे of the entire legal framework which is enumerated under SEBI ICDR regulations 2018. चलिए start करते हैं. ग्रीन शू ऑप्शन में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और पूरे ग्रीन शू ऑप्शन को समझेंगे. कल के लेक्चर में हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या डिस्कशन किया था. ग्रीन शू ऑप्शन इज अ पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म. दैट मींस कि एक कंपनी जब इशू लेकर आती है और जस्ट आफ्टर द लिस्टिंग अगर उसे ऐसा दिखता है कि उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, स्टॉक प्राइसेस बढ़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिमांड इन द मार्केट, तो क्या होता है, उस एक्सेसिव डिमांड की वजह से जो शॉर्ट टर्म प्राइस अपवर्ड्स इंक्रीज होता है, दैट इज नॉट इन द फेवर ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट इज नॉट इन द फेवर ऑफ इन्वेस्टर्स, बिकॉज जो जितनी जल्दी शूट अप करेगा वो फिर वापस धड़ाम से नीचे भी गिर जाएगा वो स्टॉक. तो उसके लिए एक सेफ्टी वाइज हमें बैलेंस्ड नेचर की तरह बैलेंस्ड फॉर्म में हमें स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है. तो होता ही है, शुरू करते हैं. ग्रीन शू ऑप्शन में एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है और देखते हैं पूरा मैकेनिज्म वर्क कैसे करेगा. देखिए, सबसे पहले इधर देखना होगा कि इस बेसिकली ग्रीन शू ऑप्शन में 4 पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. फर्स्ट इज द इशूअर कंपनी. इट कैन बी कंपनी, इट कैन बी एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट. ओके. नेक्स्ट इज द पब्लिक शेयर होल्डर्स, दैट इज इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करने वाले हैं आपके स्टॉक में. The main important parties are these two. Third one is promoters and pre-issue shareholders. All the promoters, that is the entire promoter group, right? Promoters कौन होते हैं? Who have essentially the control over the affairs of the company. And certain pre-issue shareholders, ये IPO आने से पहले जो शेयर होल्डर्स हैं, अब कौन से, सारे नहीं, ऐसे प्री इशू शेयर होल्डर्स जिनके पास में मोर देन 5% ऑफ द शेयर कैपिटल, या मैं कह सकता हूं मोर देन 5% ऑफ वोटिंग पावर है, राइट? ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. कैसे पार्टिसिपेट करेंगे वी विल सी. एंड द मेजर पर्सन इज द इंटरमीडिएट ऑफ सेबी, दैट इज मर्चेंट बैंकर. इन द एंटायर इशू, इन द पब्लिक इशू, जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो मर्चेंट बैंकर एक्ट्स एज अ इशू मैनेजर. बट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रीन शू ऑप्शन, मर्चेंट बैंकर को हम बोलेंगे स्टेबलाइजिंग एजेंट. ओके, बिकॉज ये प्राइस को स्टेबल करने में हेल्प करवाएगा. कैसे करवाएगा, लेट अस सी. देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम यहां पर ले रहे हैं कि मान लो हमारी कंपनी के 100 शेयर्स का इशू है. ये 100 लाख हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है. हमने जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लिया, 100 शेयर्स का पब्लिक इशू है, राइट? और हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी इशू प्राइस कितनी है, 400 रुपीज पर शेयर. से फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू 10 रुपीज, 390 रुपीज प्रीमियम, तो इशू प्राइस इज अराउंड 400 रुपीज पर शेयर. नाउ होता क्या है, ग्रीन शू ऑप्शन, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपकी कंपनी को ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो इट मस्ट बी अप फ्रंटली डिक्लेयर्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट. मतलब अपने प्रोस्पेक्टस में आपको शुरू में ही बताना होगा कि आप ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं. अगर वो चीज डिस्क्लोज नहीं की तो अब कुछ भी हो जाए, आप ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे. तो एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि प्रोस्पेक्टस में, दैट इज ऑफर डॉक्यूमेंट में, इसका अप फ्रंट डिक्लेरेशन होना जरूरी है. ओके, नाउ शुरू करते हैं कि जब भी इशू ओपन होगा फॉर द पब्लिक, उससे पहले प्रमोटर्स एंड पीआईएस कौन है, प्री इशू शेयर होल्डर्स, दो शेयर होल्डर्स हु हैव मोर देन 5% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं. कैसे, ये अपने शेयर्स उधार दे सकेंगे या देते हैं अपने शेयर्स टू द मर्चेंट बैंकर. हियर मर्चेंट बैंकर इज एक्टिंग एज एसए मींस स्टेबलाइजिंग एजेंट. हम करने क्या वाले हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है इन द पब्लिक, तभी प्राइस शूटअप हो रहा है. तो उस डिमांड को कम करने के लिए इकोनॉमिक्स का क्या फंडा है, जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे मार्केट में किसी चीज की, उतनी प्राइस स्टेबल रहेगी टू कर्ब दैट डिमांड. तो सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे, हम प्रमोटर्स और प्री इशू शेयर होल्डर्स से कुछ शेयर्स उधार लेंगे और वो मार्केट में बेच देंगे. उससे क्या होगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी शेयर्स की और इवेंचुअली प्राइस स्टेबल हो जाएगी, अननेसेसरी शूटअप नहीं करेगी. तो देखें, इशू ओपन होने से पहले प्रमोटर एंड प्री इशू शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स उधार देंगे, बेच नहीं रहे, उधार देंगे मर्चेंट बैंकर को. मर्चेंट बैंकर वो शेयर्स कहां पर रखेगा, ग्रीन शू ऑप्शन डीमैट अकाउंट, जिसको हम बोल रहे हैं जीएसओ डीमैट अकाउंट. अब यहां पर एक लिमिट है कि ये लोग प्रमोटर एंड पीआईएस मिलाकर कितने
परसेंट शेयर्स गिरवी रख सकते, लेंड कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं। लॉ में क्लियरली लिखा है 15% ऑफ द इशू साइज, जो आईपीओ एफपीओ का इशू साइज है उसका 15%, ये मैक्सिमम लिमिट है। इसके अंदर रखना चाहो अंदर रखो, लेकिन मैक्सिमम आप कितना रखेंगे? 15%। हमारे एग्जाम्पल में 100 शेयर्स का इशू लिया जा रहा है, तो 100 का 15% विल बी 15 शेयर्स हम मैक्सिमम उधार देंगे स्टेबलाइजिंग एजेंट को। अब क्या होगा, एक बार उधार पड़े, अब ये शेयर्स कहां रखेगा स्टेबलाइजिंग एजेंट यानी कि मर्चेंट बैंकर? एक सेपरेट अकाउंट में, दैट इज जीएसओ डीमैट अकाउंट। वो हमारी कंपनी के बिहाफ पर एक जीएसओ डीमैट अकाउंट खुलवाएगा और वहां सेपरेटली लिखेगा, ताकि वो खुद डील ना करे किसी और पर्पस के लिए। तो एक सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा और वहां पर ये शेयर्स प्लस किए जाएंगे, मींस ऐड किए जाएंगे। 15 शेयर्स विल बी एडेड टू द जीएसओ डीमैट अकाउंट। अब पब्लिक इशू ओपन होगा। अगर पब्लिक इशू ओपन हुआ और हमने ये देखा कि इवेंचुअली या तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, पब्लिक में उतनी डिमांड ही नहीं है हमारे शेयर्स की, तो इस केस में ग्रीन शू ऑप्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये अंडर सब्सक्रिप्शन या नॉर्मल सब्सक्रिप्शन रह गया। सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद में वो 15 शेयर्स प्रमोटर्स को वापस कर दिए जाएंगे जीएसओ डीमैट अकाउंट से, और जीएसओ डीमैट अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। ग्रीन शू ऑप्शन आगे बढ़ा ही नहीं। ग्रीन शू ऑप्शन आगे कब बढ़ेगा? जब हमारा पब्लिक इशू ओपन हुआ और डिमांड बहुत ज्यादा है इन द पब्लिक, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, राइट? तो उस केस में क्या होगा, से फॉर एग्जांपल हमारा इशू कितना साइज का है? 100। तो इस बढ़ती हुई डिमांड को मैनेज करने के लिए हम सप्लाई को थोड़ा और इंक्रीज कर देंगे। कैसे इंक्रीज कर देंगे? वो 15 शेयर्स जो जीएसओ डीमैट अकाउंट में मर्चेंट बैंकर के पास पड़े हैं, वो 15 शेयर्स भी पब्लिक को इशू कर दिए जाएंगे। तो यहां पर पहले ऊपर क्या हुआ, 15 शेयर्स डीमैट में प्लस हुए, और यहां पर आते आते 15 शेयर्स डीमैट से निकल गए। तो अब तक यहां पर एक बार जीएसओ डीमैट अकाउंट प्लस हो चुका है और एक बार जीएसओ डीमैट अकाउंट माइनस हो चुका है और जीरो हो चुका है। लेकिन जब जीएसओ डीमैट अकाउंट से ये 15 शेयर्स पब्लिक को इशू किए जाएंगे तो डीमैट अकाउंट तो क्लोज हो, एक मिनट, जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा, क्लोज तो नहीं, नील हो जाएगा, लेकिन पब्लिक उसके बदले में पैसा देगी। वो पैसा कहां से आएगा? अब देखिए 15 शेयर्स किस प्राइस पर अलॉट किए जाएंगे शेयर होल्डर्स को, पब्लिक शेयर होल्डर्स को? उसी इशू प्राइस पर, जो हमारे एग्जांपल में क्या है, 400 रुपीज। तो उसी 400 रुपीज पर ये 15 शेयर्स भी इशू कर दिए जाएंगे टू द पब्लिक। जब ये 15 शेयर्स के 400 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए आएंगे, तो अब ये 6000 रुपए किस काम आने वाले हैं? ये इस प्राइस स्टेबलाइजिंग प्रोसेस में ही काम आने वाले। ये पैसा कंपनी का नहीं है, ये पैसा फिलहाल मर्चेंट बैंकर की कस्टडी में ही रहेगा, और वो भी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, दैट इज जीएसओ बैंक अकाउंट। किसके पास है इसकी कस्टडी? मर्चेंट बैंकर। तो यहां तक आते आते एक बार जीएसओ डीमैट अकाउंट प्लस हो चुका है, एक बार जीएसओ डीमैट अकाउंट माइनस हो चुका है, और क्योंकि पब्लिक में शेयर चले गए तो यहां पर जो पैसा आया, तो एक बार जीएसओ बैंक अकाउंट प्लस हो चुका है। अब डीमैट में कुछ नहीं पड़ा, लेकिन बैंक में पड़े 6000 रुपए जीएसओ बैंक अकाउंट में, जो किसकी कस्टडी में है? मर्चेंट बैंकर। अब प्रोसेस को समझे, इन 6000 रुपयों का होगा क्या? मर्चेंट बैंकर स्टेबलाइजिंग एजेंट के लिए काम कर रहा है, राइट? तो स्टेबलाइजिंग एजेंट वो कैसे बनेगा, या स्टेबलाइज वो कैसे करेगा अपने प्राइसेस को, हमारे स्टॉक प्राइसेस को? अब जब जब प्राइसेस कम होंगे इन द स्टॉक मार्केट, वो इन 6000 रुपीज को यूज कर करके थोड़े थोड़े करके शेयर्स वापस एक्वायर करेगा। क्यों एक्वायर करेगा? याद करो स्टेप 1 में प्रमोटर्स से हमने उधार लिए हैं, तो प्रमोटर्स को वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। तो एक तरफ हमारे पास चैलेंज है कि हमें प्रमोटर्स को शेयर रिटर्न करने हैं, और दूसरा हमारे पास ये 6000 रुपए जो हमको यूटिलाइज करने हैं। तो मार्केट में हम ये 6000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और थोड़े थोड़े करके शेयर्स खरीदेंगे, सो दैट हम प्रमोटर्स को फाइनली वो शेयर्स रिटर्न कर सकें, राइट? तो देखें, यहां तक आने के बाद हम वेट करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी, ट्रेडिंग परमिशन मिलेगी, यानी कि ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, ट्रेडिंग परमिशन के बाद में ट्रेडिंग स्टार्ट होते ही क्या आ जाता है? स्टेबलाइजिंग पीरियड। स्टेबलाइजिंग पीरियड वो पीरियड है जो लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है, इट विल बी ऑफ मैक्सिमम 30 डेज, रादर आई विल से 30 डेज, मैक्सिमम भी नहीं कहूंगा, इट इज अ पीरियड ऑफ 30 डेज। जिस दिन लिस्टिंग परमिशन मिलती है वहां से 30 दिन। अब इन 30 दिनों में करेगा क्या मर्चेंट बैंकर? उसके पास जीएसओ बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, और दूसरा चैलेंज क्या है? प्राइस को स्टेबल रखते हुए मार्केट से शेयर्स उठाने, मतलब बाय करने, सो दैट हम प्रमोटर्स को वापस ये शेयर्स रिटर्न कर सकें।
तो अब हम डिमांड को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, प्राइस को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, जब जब मार्केट प्राइस 400 रुपीज दैट इज इश्यू प्राइस से कम होगी, धीरे धीरे करके स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इन 30 डेज में रोज थोड़ा थोड़ा, जब जब मार्केट प्राइस कम हो रही होगी 390 380 लेस देन 400, तब थोड़ा थोड़े अमाउंट में शेयर्स खरीदता जाएगा। कितने शेयर्स खरीदने, 15। यहां पे 15, ये हमने एग्जाम्पल लिया है 100 और 15, ये 100 करोड़ भी हो सकते हैं और ये 15 करोड़ भी हो सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे शेयर्स उसको खरीदने। अब वो शेयर्स खरीदेगा कब, जब मार्केट प्राइस विल बी लेस देन इश्यू प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब मार्केट प्राइस गिरेगी, शेयर स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदता जाएगा। और वो कहां रखेगा, उसी जीएसओ डीमैट अकाउंट में जो पहले हमने खोला था, राइट। अब धीरे धीरे करके जीएसओ डीमैट अकाउंट में शेयर्स आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जब भी हम शेयर्स खरीदेंगे तो मर्चेंट बैंकर स्टेबलाइजिंग एजेंट जब भी शेयर्स खरीदेगा तो उसका पेमेंट कहां से होगा, ये 6000 रुपए कहां पड़े, जीएसओ बैंक अकाउंट में, तो उसका पेमेंट किया जाएगा जीएसओ बैंक अकाउंट से, राइट। लेकिन जीएसओ बैंक अकाउंट में हर शेयर 400 रुपीज के हिसाब से 6000 रुपीज पड़ा है, लेकिन हमने आपको बोला 400 से कम पे खरीदने हैं, कभी 380 पे खरीदोगे, कभी 390 पे खरीदोगे, कभी 370 पे, तो थोड़ा बहुत लेस अमाउंट पर हम जब पर शेयर पेमेंट करेंगे तो नेचुरली कुछ पैसा जीएसओ बैंक अकाउंट में बच जाएगा आफ्टर बाइंग ऑल द 15 शेयर्स। तो वो पैसा किसका, अब यहां पर सेबी ने क्लियरली बोल रखा है, वो पैसा ना कंपनी का ना मर्चेंट बैंकर का, वो पैसा है सेबी के आईपीईएफ फंड का। तो ये पैसा आईपीईएफ में चला जाएगा, राइट। एनीवेज, तो ये पैसा तो आईपीएफ में गया। अब बात करें जो धीरे धीरे करके 15 शेयर्स डीमैट अकाउंट में मर्चेंट बैंकर ने वापस लिए, उसका क्या होगा, जैसे ही स्टेबलाइजिंग पीरियड एंड होगा 30th डे, उसके 2 दिन के अंदर अंदर मर्चेंट बैंकर ये सारे शेयर्स रिटर्न कर देगा प्रमोटर्स को, जिनसे उन्होंने शेयर्स उधार लिए थे। एंड इवेंचुअली जीएसओ डीमैट अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, राइट। पैसा बैंक से पे हो गया और शेयर्स डीमैट अकाउंट से रिफंड कर दिए गए टू द प्रमोटर्स। अगर कोई बैलेंस बच गया है बिकॉज हमने कम प्राइस पर शेयर खरीदे हैं, तो वो पैसा सीधा सरकारी खाते में दैट इज सेबी के आईपीईएफ में चला जाएगा। अब कंडीशन नंबर 2 हो सकता है, केस नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2 क्या होगा कि हो सकता है हम 30 दिन वेट किए और मार्केट प्राइस कभी 400 से नीचे गई नहीं, वो बढ़ती गई और मर्चेंट बैंकर को ऐसे केस में शेयर्स मार्केट से खरीदना अलाउड नहीं है। देयर विल बी नो मार्केट परचेज। क्यों, क्योंकि मर्चेंट बैंकर को प्राइस स्टेबल करने के लिए बोला गया था, न कि और बढ़ाने के लिए, राइट। तो अगर मार्केट प्राइस, इश्यू प्राइस दैट इज 400 रुपीज से कम हुई नहीं इन 30 डेज में, तो मार्केट परचेज तो हुआ नहीं। तो ऐसे केस में स्टेबलाइजिंग एजेंट यानी कि मर्चेंट बैंकर कंपनी को बोल देगा कि मैं शेयर्स नहीं खरीद पाया प्रमोटर्स को रिटर्न करने के लिए। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, फर्दर 15 न्यू शेयर्स इशू करेगी। किसको, प्रमोटर्स को। कितने दिन के अंदर अंदर प्रमोटर को दे दिए जाएंगे नए शेयर्स, 5 डेज। ये 5 डेज भी कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ 30 डेज। अगर सब कुछ सही रहा तो विद इन 2 डेज रिफंड कर देना, और अगर ये नहीं हुआ तो कंपनी प्रमोटर को नए शेयर्स इशू करेगी इन 30 डेज की एक्सपायरी से ही 5 डेज में। तो ये जो 2 डेज की काउंटिंग कर रहे हैं ये भी स्टेबलाइजिंग पीरियड के बाद ही है, और ये जो 5 डेज की कैलकुलेशन है ये भी स्टेबलाइजिंग पीरियड 30th डे की एक्सपायरी के बाद ही है, राइट। अब बात ये आती है कि कंपनी ने तो नए शेयर्स इशू कर दिए, तो वो 400 रुपीज इशू प्राइस भी चार्ज करना चाहेगी, जबकि प्रमोटर तो पैसा देगा नहीं, क्योंकि प्रमोटर ने तो वैसे भी उधार दिए थे, तो वो उधार वाले शेयर्स वो वापस ले रही है, राइट। तो इस केस में कंपनी बोलेगी कि मैं जो 15 शेयर्स प्रमोटर को नए इशू कर रही हूं उसका पैसा कौन देगा। तो रिकॉल करें, क्योंकि आपके पास जीएसओ बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा था मर्चेंट बैंकर के पास, और क्योंकि प्राइस कभी कम ही नहीं हुई तो मार्केट से कभी शेयर्स खरीद ही नहीं सका, तो ये 6000 रुपए आज भी जीएसओ बैंक अकाउंट में पड़ा होगा। तो इस सारे नए शेयर्स का पेमेंट जीएसओ बैंक अकाउंट से कंपनी को कर दिया जाएगा। बदले में जो नए शेयर्स इशू किए जाएंगे वो प्रमोटर के ही थे, पहले उधार लिए गए थे, वो वापस प्रमोटर को एज अ रिटर्न कर दिए गए हैं। और क्योंकि उनका पेमेंट अब जीएसओ बैंक अकाउंट से किया गया होगा, तो जीएसओ बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ सारा पेमेंट भी खत्म और वो कंपनी के बुक्स में आ जाएगा। तो इस तरह से
हम क्या करेंगे, जीएसओ को इंप्लीमेंट करेंगे इन एनी कंपनी कमिंग अप विद द आईपीओ और एफपीओ। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म। बहुत ही सिंपल सा एक चार्ट है, आपको ये एज इट इज बना लेना है, राइट। तो ये आपको अपने नोटबुक्स में मेंटेन्ड रखना है। So this was all about green shoe option. I hope you liked the video. Please subscribe the channel. Thank you so much.